नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं भाई जो 9वीं क्लास का पेपर है अर्धवार्षिक पेपर, उसको पूरा सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या बतानी है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, ये है वर्गमूल 16, और बी दे रखा है वर्गमूल 81, और सी है भाई अपना 225 वर्गमूल के अंदर, और डी है वर्गमूल 91। अगर ध्यान से देखोगे तो ये 16 किस संख्या का वर्ग है, 8 का। ठीक है, सॉरी 4 का स्क्वायर कराएंगे तो 16 आ जाएगा, और स्क्वायर होता है आपका वर्गमूल का 8 से का। हाँ ठीक है, और 81 किसका है, 9 का। ठीक है ना, मैं वर्गमूल भी लगाता जाऊँ साथ में भाई इनके। और 225 किसका है, यू है 15 का स्क्वायर, इसका ऊपर वर्गमूल। यू जो बचा है इसका कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता भाई, ठीक है ना, 91 का। तो इसलिए इसको काट दो वर्गमूल से। ये जो वर्ग है अपना, यहाँ 4 बचा, यहाँ 9 बचा, और यहाँ 15 बचा। तो इसका मतलब जो अपरिमेय संख्या है वो अपनी डी है, तो डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। बहुपद बताना है कौन सा है। तो ए पार्ट दे रखा है हमारे पास 3 वर्गमूल टी और प्लस में टी वर्गमूल 2। उसके बाद बी पार्ट दे रखा है वाई प्लस 2 और बटे में है वाई, और सी पार्ट दे रखा है 4x की घात 2 और माइनस में 3x और प्लस में 7, और डी पार्ट दे रखा है, डी पार्ट है भाई अपना 2x की घात 3 और प्लस में 3x की घात 1/2 यू दे रखा है। ठीक है, तो भाई देखते ही पता चल रहा है अपना जो बहुपद होगा ना, यो सी वाला होगा। सी वाला क्यों होगा, बहुपद की जो परिभाषा वो क्या कहती है, ऐसा कोई बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखो ए में देखोगे तो वर्गमूल टी है। वर्गमूल का मतलब है आधी पावर, यानी टी की 1/2 घात हो जाएगी। ठीक है, तो यू तो होगा नहीं भाई बहुपद। यहाँ पर देखोगे तो नीचे वाई आ गया, वाई को ऊपर लेके जाओगे तो यू बन जाएगा अपना वाई प्लस 2, यू ऊपर एज इट इज, वाई की घात नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाओगे तो वाई की घात -1 हो जाएगी। ठीक है, -1 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती। उसके बाद 4x की घात 2 और माइनस में 3x और प्लस में 7। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो चर की जो घात है वो कितनी है, 2 है। 2 हमारी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या होगा अपना भाई बहुपद हो जाएगा। लास्ट में डी वाला और देख लो, डी में क्या है 2x की घात 3 प्लस में 3x की घात 1/2, 1/2 आ गई चर की घात, तो ये अपना पूर्ण संख्या नहीं है 1/2, तो इसलिए ये भी अपना नहीं होगा बहुपद, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो सी वाला पार्ट इसका करेक्ट है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक बिंदु दे रखा है 3, -5। ठीक है, ये बताना है कि भाई कौन से चतुर्थांश के अंदर है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एक बात हमेशा याद रखियो, ये अपना हो गया मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये अपना पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये है चौथा। पहला में हमेशा क्या होगा, जो x का मान और y का मान होगा वो प्लस का होगा, और दूसरा में क्या होगा, x का मान माइनस का और y का मान प्लस का, और तीसरा में क्या होगा, x का मान भी माइनस का और y का मान भी माइनस का, और चौथा में क्या होगा, यहाँ पर x का मान तो प्लस का और y का मान माइनस का। तो देखो ये वाला बिल्कुल मैच हो रहा है, यहाँ पर x का मान प्लस का 3 है और y का मान माइनस का 5 है। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब चतुर्थांश यानी कि चौथा चतुर्थांश इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देख लो भाई कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी डी इसका उत्तर है भाई। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख रखा है इन्होंने चतुर्थांश, ये लिख लो चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे दिया, समीकरण दे रखा है एक 3x + y और बराबर में है 5। ये पूछ रखा है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इसमें भाई पहला है अपना एक अद्वितीय हल, यानी यहाँ से वैसे ही बता देता हूँ भाई मैं। ठीक है, एक अद्वितीय हल यानी कि ये कह रहा है कि सिर्फ एक ही हल होगा। ठीक है ना, और दूसरा में कह रहा है कि केवल 2 हल होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते ना 2 से कम हो सकते।
तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल, और चौथा है कोई हल नहीं। एक बात हमेशा याद रखियो, जब भी अपनी लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण होगा, रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेकों हल होते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो तीसरा पार्ट है ना इसका, ये अपना करेक्ट है, अपरिमित रूप से अनेक हल। मैं लिख दूं यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, यू इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, यू है भाई वर्गांतराल, वर्गंतराल दे रखा है एक 100 तय 120, ठीक है। और पूछा क्या है, वर्गांतराल 100 तय 120 की वर्ग माध्यिका क्या है, ये बताना है भाई। वर्ग माध्यिका, वर्ग माध्यिका का मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, यानी कि 100 और 120 को जोड़, 120 को जोड़ो, कितना हो गया, ये हो गया अपना 220। 220 का आधा करांगे, यानी कि 100 प्लस 120 और बटे में 2, ये हो जाएगा 210, 220 और बटे में 2 काटोगे ना इसमें भाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110, ठीक है। तो 110 इसका उत्तर आ जाएगा। 110 देख ले समय, ए इसका उत्तर है भाई, ए में दे रखा है 110, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है भाई, मान ज्ञात करो। मान हमने ज्ञात करना है, दे के रखा है 32 की घात दे रखी है 2/5, ठीक है। तो इसका बिल्कुल बिल्कुल सीधा सा आंसर आ जाएगा। कैसे, 32 को इस संख्या की घात 5 लिख सकते हो। 5 क्यों बोला भाई मैंने, क्योंकि इस घात में देख लो, इसकी पूरे की घात 32 की घात 2/5 है, जो भी नीचे है ना वही अपनी घात होनी चाहिए। तो 2 की घात अगर 5 कर दें तो अपना 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 की घात कितनी दे रखी है, 2/5, और जब भी घात के ऊपर भी घात है तो क्या हो जाएगा अपनी, उसकी गुणा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 2 की घात 5 और गुणा में 2/5, इस तक 2 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या बच गया, 2 की घात 2 बच गई, ये 2 की घात 2, तो इसको लिख सकते हो 2 गुणा 2, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, तो 4 इसका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गई। तो इसका मतलब सी में इसका उत्तर है, सी इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं कर दूँ इसमें साफ, उसके बाद चलेंगे 7वां क्वेश्चन पे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में भाई खाली स्थान भरना है और कुछ भी नहीं करना है। ये कह रहा है कि पूर्ण अपने भाग से खाली स्थान होता है। एक बात बताओ, पूर्ण का मतलब कोई मान लो पिज्जा है भाई, उसका भाग ले लो, टुकड़ा कोई भी, टुकड़ा काट लिया हमने, यू आ गया इसका टुकड़ा, ठीक है। यो पूरा है, यो इसका हिस्सा है। तो खाली स्थान में हमने भरना, ये कह कि पूर्ण अपने भाग से खाली स्थान होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बड़ा। समझ में आ गई बात। चल मैं इसको भाई लिख भी दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पूर्ण अपने भाग से, पूर्ण अपने भाग से खाली स्थान होता है, इसका आ जाएगा उत्तर बड़ा, कि भाई बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन अपना मूल बिंदु का निर्देशांक, यहाँ पर लिख लूँ मैं, मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है। एक बात हमेशा याद रखियो भाई, देखो मैं बना दी कार्तीय तल, यो मूल बिंदु हो गया, यू एक्स एक्सिस है और यू वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर मूल बिंदु के ऊपर हमेशा 0,0 यू पॉइंट होगा अपना, ठीक है ना। निर्देशांक 0,0 यू हो जाएगा, याद रख लियो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर देखो भाई क्या दे रखा है इसने, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यौन सूत्र लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यौन सूत्र जो होता है वो लिखना है भाई हमने, ठीक है ना। तो यौन सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप पता होना चाहिए, उसको किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं, ठीक है। अर्ध परिमाप एस से दिखाते हैं, और बाकी की दो तीनों जो भुजाएं बच गई, एक को ए कह लो, दूसरी को बी और तीसरी को सी, एक्स वाई जेड भी कह सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एस, यानी कि अर्ध परिमाप वर्गमूल के अंदर फिर से एस, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एस माइनस ए और फिर इनटू में एस माइनस बी और फिर इनटू में एस माइनस सी। ठीक है, ये आ जाएगा अपना हेरोन सूत्र किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। उसके बाद क्या किया जाए भाई, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, समीकरण दे रखा है भाई 2x प्लस में 3y और बराबर में 6, ये दे रखा है। ठीक है, और एक इसका जनरल फॉर्म कह सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी है इस प्रकार का दे रखा है, ax प्लस में by और प्लस में c बराबर में 0। ठीक है, और बताना क्या है, इसने बोल रखा है इससे तुलना करनी है किसकी, इसकी। ठीक है, तो c का मान हमने बताना है तुलना करके। c का मान कैसे आएगा, देखो ax प्लस बी एक्स प्लस में c, ax प्लस में by प्लस में c, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ax यानी a की वैल्यू तो 2 होगी और b की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर बिना एक्स वाई वाली वैल्यू नहीं है, तो 6 न इस तरफ ठा के लाओगे, यानी कि 2x प्लस में 3y, 6 न इधर इधर लाओगे तो माइनस का 6 हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। ठीक है, तो ये जो माइनस का 6 आ गया ना, सी का मान आ जाएगा माइनस का 6। समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखो क्या दे रखा है, ये भाई अपना असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, यानी कि अभिकथन और तर्क। अभिकथन दे रखा है कि भाई जो वर्गमूल 16 है, वर्गमूल 16 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि भाई 4 का स्क्वायर अपना 16 है, अगर इसके ऊपर वर्गमूल है इस तय काटोगे तो बचेगा 4, और 4 अपनी परिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात। और तर्क ये कह रखा है इन्होंने, प्रत्येक धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्गमूल परिमेय होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई धनात्मक संख्या तो अपनी 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और भाई 6 भी है, 7 भी है, सारी अपनी क्या धनात्मक। अगर इनका वर्गमूल कर दिया, क्या ये इनका वर्गमूल परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका उत्तर आ जाएगा अपना भाई ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब क्या है कि जो अभिकथन है ना यू तो ठीक से, और जो रीजन यानी कारण दे रखा है तर्क है, यो गलत हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब सी इसका उत्तर आ जाएगा। अभिकथन ए सही है, अभिकथन ए सही है लेकिन तर्क आर गलत है। ठीक है, तर्क गलत है। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो भाई क्या दे रखा है, 12 में दे रखा है बहुपद दे रखा है एक अपने पास पी एक्स, यू है 3x माइनस में 2, और बोल दिया कि भाई इसके शून्य का ज्ञात करो। शून्य का एक के लिए करेगा अगर अपना रैखिक बहुपद है तो सबसे पहले क्या कर लो, मान लो माना पी एक्स बराबर में 0, पी एक्स का मान यू है तो पी एक्स की जगह पर रख दो 3x माइनस 2 और बराबर में है 0। माइनस 2 न प्रान भेजोगे तो प्लस का 2, तो 3x बराबर में प्लस का 2, 3x का गुणा में है तो 3 न प्रान भेज दो, यू चला जाएगा 2 का बटे में 3/2। ठीक है, सॉरी यू क्या है 2/3, x का मान यू आ जाएगा, यानी कि शून्य का आ गया अपना 2/3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन में क्या दे दिया भाई, 13वां क्वेश्चन में दे रखा है 3x प्लस में 4 और 3x माइनस में 5, यू दे रखा है। ठीक है, लिख क्या रखा है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके यू जो भी कंडीशन दे रखी है इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, क्या इसको लिख लेते हैं 3x प्लस 4 और इसको लिख लेते हैं 3x प्लस में माइनस 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो एक हमारी प्रॉपर्टी यानी सर्वसमीका थी x माइनस ए और गुणा में x, यहाँ पर प्लस सॉरी x प्लस ए गुणा में x प्लस बी, ये थी। ये क्या होती थी, x की घात 2 और प्लस में a प्लस बी और गुणा में x और प्लस में ए बी, ये थी भाई। ठीक है ना, तो ये इस रूप में है हमारे पास, हमने इस रूप में कर देनी है। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, x की घात 2, x की जगह पर देखा तो अपना 3x है। ठीक है, और a का मान कितना है 4 और b का मान है माइनस का 5। ठीक, तो क्या करो, x की घात 2 यानी कि 3x की घात 2 कर दो, फिर प्लस में a प्लस बी, a का मान 4 और b का मान माइनस 4, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, और गुणा में है x और फिर प्लस में
4 गुणा -5, क्योंकि ए और बी की गुणा करनी है। 4 गुणा -5, तो 3 तिया 9, और x की घात 2 करोगे तो x की घात 2, और यहाँ पर 4 में से 5 माइनस कर दो, -1 और प्लस की गुणा कर दोगे तो -1, और साथ में x है तो x लिख दो, और फिर यहाँ प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो माइनस, और 4 पंजे कितना होगा 20। एक लाइन और कर दो, 9x², यहाँ पर एक लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस का x और माइनस में 20 ही आ जाएगा अपना गुणनफल है। समझ में आ गई बात है। अब देखा भाई क्वेश्चन नंबर 14, ये एक आकृति दे रखी है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भाई। यहाँ ए बिंदु दे रखा है, यहाँ पर है बी, और यहाँ पर है सी, और ये है डी। ठीक है, दे क्या रखा है, दिया है क्या दे रखा है, ए सी बराबर है बी डी का, यानी कि ए से लेकर सी तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बराबर है किसके, बी डी के, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है, ये इसने बोल दिया भाई। ठीक है ना। और हमने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि भाई जो ए बी है वो बराबर होगी सी डी के, यानी ये ए बी इस सी डी के बराबर होगी। ठीक है, जो दे रखा है उसको लेके चलेंगे। ए सी बराबर दे रखी है बी डी का, एक काम कर दो बस अपना उत्तर आ जाएगा। दोनों साइड से ये बी सी माइनस कर दो, बस यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ बी सी माइनस करने पर, दोनों तरफ बी सी घटाने पर, ये बात लिखेंगे भाई। तो ए सी में से हम क्या करेंगे, बी सी माइनस करेंगे, और बी डी में से भी क्या करेंगे, बी सी माइनस करेंगे। तो यहाँ ए से लेकर सी, इसमें से माइनस अगर बी सी कर दिया तो क्या बचा, ए बी बच गया, और बी डी में से ये बी सी माइनस करा तो सी डी बच गया। बस हो गया सिद्ध, यही हम सिद्ध करना था। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो भाई वीडियो में लाइक कर दो और सूत्रे कमेंट कर दो। ठीक है भाई बच्चे, एक बार मैं कर दूँ इसने साफ, अगला क्वेश्चन में शेयर करांगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई अपना 15वां, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या दे दिया इसके अंदर, ये दे रखा है कि भाई 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 दे रखा है, और लिख रखा है कि भाई इसका हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, हर का परिमेयकरण कुकर करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो नीचे संख्या दे रखी है जो भी यहाँ पर माइनस है तो बीच में प्लस लगा कर उससे तो गुणा कर देंगे और उससे तो भाग कर देंगे। यहाँ पर लिखांगे हर का परिमेयकरण करने पर कर दो 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, और गुणा में वर्गमूल 7 मैंने क्या बोला था, प्लस कर दो यहाँ पर प्लस वर्गमूल 6, और बटे में वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 6। ठीक है, अब एक की इस पूरे के साथ अगर गुणा करोगे तो ये पूरा ही आ जाएगा, एक की किसी के साथ गुणा कर लो वही आ जाता है भाई। वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 6 और बटे में, यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, ये हो जाएगी अपनी ए माइनस बी, और गुणा में ए प्लस बी। तो इस रूप में है हमारा ये पूरा का पूरा नीचे वाला, तो हम इस रूप में लिख देते हैं। यहाँ ए का मान तो है वर्गमूल 7 और बी का मान है वर्गमूल 6। ठीक है, तो क्या करो, वर्गमूल 7 का स्क्वायर इस रूप में लिखना है, और फिर माइनस में बी की जगह वर्गमूल 6 है, माइनस वर्गमूल 6, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। तो ऊपर अपना एज इट इज वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, और नीचे देखो वर्गमूल से वर्गमूल यो क्या, वर्गमूल से वर्ग कैंसिल, और इस वर्ग से यो वर्गमूल कैंसिल, 7 माइनस 6 नीचे बच गया। तो आ क्या गया भाई अपना, ऊपर तो एज इट इज वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, और नीचे 7 में से 6 गया 1, तो फाइनल अपना उत्तर क्या आ गया, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, ये उत्तर आ जाएगा। नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं भाई। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये कर दे इसने तो 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, गुणनखंड करना है भाई अपन। एक क्या दे रखा है, ये द्विघाती बहुपद दे रखा है, 2x की घात 2 प्लस में 7x और प्लस में 3 यो दे रखा है। इसके गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ से a का मान है अपना 2, b का मान है 7 और c का मान है 3। तो सबसे पहले a और c की गुणा करेंगे, यानी कि इस 2 की और 3 की, 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो गुणा करा तो भाई 6 आवे, जोड़ा या घटावा तो अपना 7 आना चाहिए। ठीक है, यानी बी का मान जो होता है वही आना चाहिए भाई। ठीक है, तो क्यों ना हम
7 नहीं 6 और 1 ले लो, ठीक है। 6 और गुणा में 1 करेंगे तो 6 कम 6 आ गया, 6 चाहिए था हमें, और 6 और 1 को जोड़ांगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यू 2x की घात 2 अपना नुक्का कानून, और प्लस में 7x की जगह 6x प्लस में 1x लिख देंगे, और उसके बाद लास्ट में 3 अपना नुक्का कानून। इन दोनों में अगर कॉमन देखोगे तो एक तो 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा x, अंदर यहाँ से 2 आ गया, यहाँ पर खाली बचा x, और प्लस में 2 3 6, 2 का पड़ा में 3 बचा होगा 6, ठीक है, और x अपना बाहर आ गया था। और इन दोनों में तो कॉमन क्या आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है प्लस का 1, अंदर के बचेगा x प्लस में 3, तो ब्रैकेट दोनों सेम है, इसको बाहर ले लो, x प्लस में 3 और बचा के 2x और प्लस में 1, 2x प्लस में 1, ये आ गए इसके गुणनखंड भाई। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, कड़ेसी है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे दिया, समीकरण दे रखे है एक x प्लस 2y और बराबर में 6 के 3 हल बताने हैं हमने, ठीक है। कुछ भी नहीं करना भाई, x का मान काट लो पहला, तो x बराबर में 6, 2y ना परान भेज दो, माइनस का 2y हो जाएगा, ठीक है। y का मान रख दे जाओ, x का मान आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारणी का प्रयोग कर लो, एक सारणी बना दो बस। देखो यहाँ x यहाँ y का मान अगर 0 रखेंगे, यहाँ पर अगर हमने 0 रख दिया तो 2 और 0 की गुणा कराएंगे तो 0, और 6 में तो 0 माइनस कराएंगे तो 6 बचेगा, तो x का मान आ जाएगा अपना 6, ठीक है। अगर y का मान अपना 1 रख दिया तो 2 1 कम 2, 6 में तो 2 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा, या 4 आ गया तो x का मान आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ हमने क्या रखा था भाई, 1 रखा था, ठीक है। और यहाँ y की जगह 2 रख दिया तो 2 दूनी 4, ठीक है। 6 में अगर 4 माइनस कर दिया तो बचा 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 निकालने थे तो चौथा खाना ना मैं मिटा दूँ भाई, ठीक है। तो ये आगे 1 2 और 3, ठीक है, 3 हल ही निकालने थे इसकी। समझ में आ गई बात। एक तो आ गया 6,0, और दूसरा आ गया 4,1, और तीसरा आ गया 2,2। ये 3 हल निकालने थे, तीनों आ गए अपने। उसके बाद क्या दे दिया भाई, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, ये क्वेश्चन नंबर है 18, भुजाओं की लंबाई अनुपात में दे रखी है भाई, 12 अनुपात 17 अनुपात 25, ये दे रखी है, ठीक है, के अनुपात में है, और उसका परिमाप भी दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप ये दे रखा है 540 सेंटीमीटर, ठीक है, 540 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या करना है, ज्ञात करना है भाई। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमने ये पता होना चाहिए कि भाई त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वे हैं क्या क्या, ठीक है। तो मान लो, माना त्रिभुज की पहली भुजा जो अनुपात है ना उसके अनुसार मानांगे भाई, जो 12 है ना तो 12x मान लो, ठीक है। माना त्रिभुज की दूसरी भुजा, अगले 17 है तो 17x। उसके बाद माना त्रिभुज की तीसरी भुजा 25 है तो 25x, और इसका परिमाप दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप क्या दे रखा है, 540, ठीक है। तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तीनों भुजाओं में जोड़ दो, बस निकल गया परिमाप। तो यू हो जाएगा अपना भाई 12x प्लस में 17x और प्लस में 25x और बराबर में 540। 12 17 और 25 तीनों को जोड़ दो, देखो क्या होगा भाई। 12 और 17 ये हो जाएगा अपना भाई 29, 29 और 25 34 54, ये हो जाएगा 54x 54x, और बराबर में है 540। 54 प्राण भेज दो, x बराबर में, यू गुणा में है तो 540 बटे में आ जाएगा 54, तो 54 एकम 54 और 54 0 0। तो x का मान देखो कितना आया है, x का मान आ गया
10। ठीक है, तो जो पहली भुजा है यहाँ पर ही निकाल दूंगा भुजाओं को। पहली भुजा अपन 12x माननी थी, तो 12 गुणा में x का मान 10 आ गया, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। दूसरी 17x माननी थी, 17x का मान 10 आया है तो 170 सेंटीमीटर। और तीसरी 25x, 25 गुणा में x का मान 10 आया है तो 250 सेंटीमीटर। ये आगे तीनों भुजाएं किसकी आ गई है? त्रिभुज की आ गई। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई इसका क्षेत्रफल भी काटो। क्षेत्रफल को कर लिखा, क्षेत्रफल लिखा इसका जो इरॉन सूत्र है ना, उसके द्वारा इसका क्षेत्रफल लिखा जाएगा। भाई समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये अपना 18वां क्वेश्चन था, मैंने तो सारा इरेज कर काटा लिख लिया। परिमाप दे रखा था 540, ठीक है। और जो अपनी एक भुजा आई थी वो 120 आई थी, दूसरी बी 170 आ गई थी और सी अपनी 250 आ गई थी, ठीक है। और एस यानी अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? पूरे परिमाप का आधा, यानी 540/2 काटांगे तो 270, यो आ गया एस का मान। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यमुना लिख दिया, इरॉन्स फॉर्मूला, इरॉन का सूत्र, ठीक है। वर्गमूल एस गुणा में एस माइनस ए गुणा में एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी, यू है भाई, ठीक है। बस इनकी वैल्यू लिख दो, वैल्यू हमारे पास सारी की सारी आ चुकी हैं। तो वर्गमूल के अंदर एस का मान है 270, ब्रैकेट में 270 और माइनस में ए देख लो कि है 120, और अगली ब्रैकेट में 270 माइनस में 170, और फिर 270 माइनस में 250। ये भी इसने बस सोल्व कर दो और कुछ नहीं करना है। वर्गमूल के अंदर 270 में तो 120 माइनस कर दो, 0 में तो 0 गई 0, 7 में तो 2 गया 5, और भाई 2 में तो 1 गया 1, 150 आ गया, ठीक है। ये गुणा का साइन लगा लो। फिर या 0 में तो 0 गई 0, और 7 में तो 7 गया फिर 0, 2 में तो 1 गया 1, और फिर गुणा में 0 में तो 0 गए 0, 7 में तो 5 गया 2, और 2 में तो 2 गया 0, ये 20 से बचा है तो बस, ठीक है ना। बस इनकी गुणा कर लो एक बार, ठीक है। चलो, अगर गुणा करने की बजाय थोड़ा सा इसको देखते हैं कुछ अलग करके। अगर 270 को मैं लिख दूं 27 गुणा में 10 तो आ जाएगा 270, ठीक है। और गुणा में 150 को मैं लिख दूं 15 गुणा में 10, यू 150 आ जाएगा, यू 100 अपना नुक्का कानू रहने दो। और गुणा में 20 ने के लिख सका, हाँ 2 गुणा 10, ठीक है। अब उसके बाद देखें भाई क्या कर सकते हो। उसके बाद एक काम और कर ले भाई। सबसे पहले तो 27 ने देखो क्या लिख सको, 27 ने लिख सका हाँ 9 गुणा 3, यानी 9 3 27, 9 गुणा 3। उसके बाद इस 10 की और इस 10 की कर लो गुणा, ये हो जाए गुणा में 100, और फिर गुणा में है ये अपना 15, फिर गुणा में है 100, और फिर गुणा में है 2, और गुणा में है 10, ठीक है। ये भी एक काम कर लो, एक तो यो 9, एक यो 100, एक यो 100, इसने बाहर काटो पहले तो, ठीक। यानी वर्गमूल लगावांगे सभी के ऊपर, वर्गमूल 9 गुणा वर्गमूल 100 गुणा वर्गमूल 100। अब जो बचा है बाकी अगले वर्गमूल के अंदर लिख दो, एक तो 3 बचा है, और ये गुणा 3 और एक 15, और एक यो 2, और एक यो 10, यो बच गया, ठीक है। 9 का वर्गमूल अगर देखा तो 3 की घात 2 होया करे 9 अपना, ठीक है। तो घात 2 तो वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बच गया 3, और फिर गुणा में 100 किसका वर्ग होगा? 10 का वर्ग, 10 की घात 2 करांगे तो 100 आ जाएगा, तो घात 2 तो यो वर्गमूल कैंसिल, तो 10 बचा। इसी प्रकार आड़ भी 10 बच जाएगा भाई, ठीक है। और उसके बाद वर्गमूल में आड़ देख लो कि ये कुछ बचेगा, याड़ बच जाएगा अपना भाई 10 दूनी 20, 20 30 60, 60 और 15 की कर लो गुणा एक बार, 60 और 15 की गुणा, 15 0 0 और 15 6 90, यू आ गया 900।
900 भी किसी न किसी का स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। वो मैं बताऊंगा किसका है। एक बार इन 12 वाला की गुणा कर लो, 10 दाया 100 और 100 दिए 300। यू बाहर आ जाएगा अपना 300 और गुणा में वर्गमूल के अंदर 900 आ गया अपना। 900 अपना 30 का वर्ग। 30 का अगर अपना वर्ग कर दिया ना, घात 2 कर दी, तो अपना 900 आ जाएगा। ठीक है, इस वर्ग तय वर्गमूल के चल बचा के 300 बाहर है और गुणा में 30 अंदर है भाई। ठीक है, इनकी कर लो गुणा, 3 तिया 9 और पाछा लगा दो 2 और 1 3 0 1 2 3 9000 सेंटीमीटर मतलब तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यू आ जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज का। ठीक है, एक बार चेक करके देखियो भाई क्या आया है। 9000 आ गया वैसे तो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। 19वां क्वेश्चन में भाई, एक राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए। ठीक है, और उनमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ये परिणाम दे रखे हैं भाई राजनीतिक पार्टियों के, एक टेबल यानी कि सारणी बना करके इन्होंने दे दी। राजनीतिक पार्टी, यार मैं लिख दूं राजनीतिक पार्टी। ठीक है, और नीचे में लिख दो जीती गई सीटें, सिर्फ सीटें लिख दूं मैं, सीटें। 1 2 3 4 5 6 पार्टी है भाई। 3 4 5 और एक 6, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ए ने 75 सीट जीती और बी ने 55 सीट जीती, सी ने 37, डी ने 29 और ई ने 10 और एफ ने 37। ठीक है, उसके बाद पहला जो क्वेश्चन है इनका, ये कह रखा है कि भाई मतदाताओं के परिणामों को निरूपित करने वाला एक बार ग्राफ बनाइए। बार ग्राफ बनाना है भाई, तो ये हो गया अपना बार ग्राफ। ठीक है, यहाँ 0 से स्टार्ट कर लो 0, और ये भाई ज़्यादा से ज़्यादा 75 है तो 10-10 का गैप ले लो। 10 20 30 40 50 60 70 और ये भाई 80। ठीक है, और नीचे जो भी है अपनी राजनीतिक पार्टी हो जाएंगी, ये होगी सीटें यानी कि जीती गई सीटें, और नीचे होगी राजनीतिक पार्टी। ठीक है, राजनीतिक पार्टी होगी नीचे भाई अपनी। यहाँ ए होगी, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। ए ने कितनी सीट जीती? 75, यानी कि 80 और 70 के बीच में यार्ड है। ठीक है, उसके बाद बी ने जीती 55, 50 और 60 के बीच में यहाँ, और सी ने जीती भाई 37, 40 से थोड़ा सा नीचे यार्ड है। उसके बाद डी ने जीती 29, 30 से थोड़ा सा नीचे यार्ड सी मान लो। ठीक है, लगभग यार्ड सी मान लो। जब आप स्केल का और ग्राफ पेपर का यूज करोगे ना, बिल्कुल सही बनेगा। उसके बाद ई ने 10 जीती हैं तो 10 अपना आड़े सी आ जाएगा लगभग। ठीक है, और एफ ने 37, 40 से थोड़ा सा नीचे यार्ड सी। ठीक है, यू बन गया अपना बार ग्राफ। और उसके बाद भाई दूसरा, ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में इसने क्या बोला है, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती? यू ए ने जीती भाई, सीधा दिखना आ गया 75 सीटें जीत रहा है। ठीक है ना, तो ए इसका उत्तर आ जाएगा, समझ में आ गया। तो उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म के महीने बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। वो आलेख दे रखा है भाई पहले से ही। ठीक है, बनाया इसका भी। इस पर हमने भाई कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, बताने हैं।
ऊपर दिए गए आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कह रहा है, पहला जो प्रश्न है इनका, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ? देख लो भाई, नवंबर कितनी अपना यूरा नवंबर में है सिर्फ 4 विद्यार्थियों का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है इनका कि किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ? अगस्त में। देखो यूरा अगस्त में कितने हुए थे? 6। और यार लिख भी दो अगस्त, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है भाई अपना किन किन महीनों में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या समान है? किन किन महीनों में ये बताना है, ठीक है। एक तो फरवरी और भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये है भाई, ठीक है। फरवरी और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनमें कितने हैं? 4 हैं भाई। और उसके बाद अगर देखें तो भाई मार्च, अप्रैल और जुलाई, इनमें 2 हो रहे हैं, ठीक है। मार्च, अप्रैल और जुलाई, इनमें हो रहे हैं 2, ठीक है। ये आ जाएगा इसका उत्तर। और चौथा क्या कह रहा है भाई चौथा प्रश्न इसने पूछा, जून महीने की तुलना अगस्त में महीने में कितने अधिक विद्यार्थियों ने जन्म लिया? एक तो जून वाला देख लो, जून कितने भाई? यूरिया जून। और एक अगस्त, यू अगस्त। तो ये कह रहा है कि भाई जून महीने की तुलना अगर अगस्त तय करा तो अगस्त महीना में कितने ज़्यादा विद्यार्थी जन्मे, यानी कि पैदा हो, यानी कि उनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, नहीं बर्थडे, ठीक है। तो जून महीने में कितने हुए थे? जून में 1 हुआ, ठीक है। और अगस्त में हुए 6। तो कितने ज़्यादा हुए? 6 - 1, ये हो गए 5 ज़्यादा हुए। समझ में आ गया? ये था भाई 19 माह का। अथवा ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 का एक यू ग्राफ सा दे रखा है, यू ग्राफ बना दो एक बार, उसके बाद फिर इसके उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो भाई यू ग्राफ बना लिया अपन। ये कुछ नाम लिखे हैं BHRCD, और यहाँ M है, यू L है, यू O है, ठीक है। ये इसमें ग्राफ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, वह धुंधला सा दिखे है, तो हो सकता है कुछ और हो। एक बार जो प्रश्न पूछ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं भाई क्या क्या है भाई। सबसे पहला प्रश्न है इनका, ये है भाई बी के निर्देशांक बताने हैं भाई। बी देख लो किसी यही हो रहा। तो बी के निर्देशांक होगी, एक्स का मान 2 है -5 और वाई का मान 2 है, ठीक है। ये हो गए बी के निर्देशांक, ठीक है, -5 और -2। उसके बाद दूसरे नंबर पे है भाई -3, -5। यू जो निर्देशांक है ना, दोबारा दर्शाया गया बिंदु बताना है, -3, -5। तो -3 देख लो कितनी, -3, -5, ये हो रहा, ठीक है। एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू -5, यू आर है आर। उसके बाद तीसरे नंबर पे है डी। तो भाई डी क्या है? डी है भाई, डी का भुज बताना है। डी देख लो कितनी है, ये रहा डी, ठीक है। भुज मतलब कि एक्स का मान यू है 6, कितना है? 6,2। तो इसका आंसर आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। उसके बाद है 4। चौथा में क्या दे रखा है भाई, बिंदु एल के निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। एल अपना यू है, एक्स का मान यहाँ 0 होगा और वाई का मान तो 5 है भाई, ठीक है ना, 0,5, ठीक है। और यो एक और में बच गया। और भाई एक काम करियो, इसने तो फिर कदे देखेंगे, मेरे ख्याल में स्विच ऑफ होना हो रहा फ़ोन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई यो पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।